सरफेस केमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। यार लास्ट क्लास में अपन ने सरफेस केमिस्ट्री का जो बेसिक था, एड्सॉर्प्शन का जो बेसिक था, वो सारी चीजें अपन सीख चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सारी चीजें अपन पहले सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो हमारी जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करेंगे, मतलब या तो एड्सॉर्प्शन को बढ़ाएंगे या एड्सॉर्प्शन को कम करेंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो एब्जॉर्बेंट है उसका नेचर क्या है, उस पर हमारा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा भाई। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में सबसे पहला है रेसिडुअल फोर्स की एब्जॉर्बेंट में रेसिडुअल फोर्स कितनी है भाई, ठीक है, जो बची हुई फोर्स है वो कितनी है। अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आपके एब्जॉर्बेंट में रेसिडुअल फोर्स अगर ज्यादा होती है, रेसिडुअल अगर फोर्स ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम होगी। जितनी ज्यादा रेसिडुअल फोर्स होगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, उतनी ही कम होने वाली है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी और एनर्जी तो एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा है तो एड्सॉर्बेंट ये चाह रहा होगा ना कि भाई कोई आए और मुझे स्टेबल कर दे, और स्टेबल करे इसके लिए मतलब है कि कोई आए, कौन आए, एड्सॉर्बेट आए और एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाए। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होने वाला है, हमारा ज्यादा होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रेसिडुअल फोर्स ज्यादा तो आपका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। दूसरा जो हमारे पास है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में फैक्टर, वो है हमारे पास सरफेस एरिया कि एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। नॉर्मल सी बात है, आपके पास अगर दो एड्सॉर्बेंट हैं, एक का सरफेस एरिया कम है और दूसरे का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है एड्सॉर्बेट क्या करता है, सरफेस पर डिपॉजिट करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसे सरफेस पर डिपॉजिट होना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपका अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपका एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो आपका एड्सॉर्प्शन ज्यादा, और रेसिडुअल फोर्स ज्यादा तब भी आपका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसमें दो पढ़े अपन ने, रेसिडुअल फोर्स एंड सरफेस एरिया। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की जो एड्सॉर्बेट है उसका नेचर क्या है। तो उसमें पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। सपोज कि आपके पास कोई गैस है, उसे आपको लिक्विफाइड करना है, तो आप उसे किस तरह से करोगे कि एक तो उसका टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे, और उसके प्रेशर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। कोई गैस है आपके पास बीकर में, आपको उसे लिक्विफाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपकी गैस क्या होगी, लिक्विफाइड होगी। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, ओनली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब है इट इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ओनली अलोन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को आपने क्या बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रखना है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, ओनली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को आप बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा देखा जाता है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो एड्सॉर्बेट है, अगर गैस है कोई, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका लिक्विफिकेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर लिक्विफिकेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर लिक्विफिकेशन एनर्जी ज्यादा निकल रही है मतलब वो स्टेबल बन रहा है, और स्टेबल बन रहा है तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर लिक्विफिकेशन एनर्जी निकलती है ज्यादा, और वहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब जो दूसरा फैक्टर है आपके पास नेचर ऑफ एडसॉर्बेट में, वो है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे आप Z से डिफाइन करते हो, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा भाई, स्टेट ऑफ मैटर्स में। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये बताता है, गैस के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आपको पता चलता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रिपल्शन है या अट्रैक्शन है। अगर आपका Z दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, और अगर लेस देन 1 होता है तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, और Z इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए होता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये Z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ये किसके लिए चल रहा है? ये रियल गैसेस के लिए, ये रियल गैस के लिए, और ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, Z इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि Z जितना कम होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है कि अगर Z कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर Z कम होता है तो आपकी जो एड्सॉर्प्शन है उसकी रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। ये मान के चलें कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम है तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर पर बात कर चुके हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में बने दो चीज पढ़ी, रेसिडुअल फोर्स एंड सरफेस एरिया। दोनों को बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है हमारे पास, थर्ड और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट, लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर अपन ने क्या करा हुआ है? प्रेशर को फिक्स करके रखा हुआ। प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है टेम्परेचर को चेंज करने पर। ठीक है, अब यहां पे समझना कि जैसे कि आपके पास m ग्राम एब्जॉर्बेंट है, आपके पास क्या है? m ग्राम एब्जॉर्बेंट। ठीक है, याद है ना? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, याद है ना? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ का मतलब हुआ कि एड्सॉर्बेट इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये पॉइंट याद है? ठीक है, तो एब्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्बेट एब्सॉर्ब होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सपोज कि आपके पास m ग्राम एड्सॉर्बेंट है, m ग्राम एड्सॉर्बेंट है, वो क्या करता है? x ग्राम एड्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, m ग्राम एड्सॉर्बेंट कितने ग्राम एड्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब कर रहा है? x ग्राम एड्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो सपोज कि आपके पास 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट होता है, आपके पास क्या होता है? 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट होता है, तो वो कितना ग्राम एड्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब करेगा? वो करेगा भाई x अपॉन m ग्राम एड्सॉर्बेट को। तो ये जो x अपॉन m ग्राम निकला है वो क्या कर रहा है? 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट x अपॉन m ग्राम एड्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? ये है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। x अपॉन m का सिंपल सा मतलब है कि ये है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, की एड्सॉर्प्शन कितनी हद तक हो रहा है। ठीक है, मतलब कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से हो रहा है, ये x अपॉन m डिफाइन कर रहा है कि x अपॉन m जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होने वाला है, और x अपॉन m जितना कम होगा उतना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो x अपॉन m रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को बताने की कोशिश कर रहा है। अब अगर x अपॉन m की बात करें, एक ग्राफ अगर बनाते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर के बीच में, तो अलग अलग ग्राफ आता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये ग्राफ देखा जाता है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है? आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है। वहीं अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले क्या हुआ? पहले आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहां पर बढ़ा भाई, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर एक पॉइंट पर आया, रुका, फिर आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होना स्टार्ट हो गया। अब नॉर्मल सी बात है कि ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है,
किस तरह से कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे ही टेंपरेचर बढ़ाओगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, उस टाइम तक आपकी जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा, वहां पर तो टेंपरेचर दिया तो ये तो अपोज करेगा, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक पॉइंट देखा जाता है, जैसे कि समझना कि यहां पर सपोज ये T1 टेंपरेचर है, ठीक है, इस पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये है, ये सपोज T2 टेंपरेचर है, ये सपोज T2 टेंपरेचर है, उस पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। अब सपोज आपको क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अपन ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं कि यहां पर टेंपरेचर बढ़ाने से x/m क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो लो टेंपरेचर फेवरेबल कंडीशन होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, ये आप पहले ही लिख चुके हैं जब आपने केमिकल और फिजिकल का डिफरेंस करा था, वहां पर ये पॉइंट आ गया था। केमिकल में याद रखना है कि टेंपरेचर बढ़ाने से पहले रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत होती है, तो टेंपरेचर उसे अचीव करने में मदद करता है। ये तीन इफेक्ट है हमारे पास, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड टेंपरेचर का इफेक्ट। ये तीन फैक्टर आज अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट फैक्टर भी आता है हमारे पास, प्रेशर, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन फैक्टर पर ध्यान देना है कि किसको बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है और किसको कम करने से एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज अपन ने कुछ ऐसे फैक्टर्स देख लिए हैं जो हमारे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, या तो उसे बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जिसमें नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट है एंड टेंपरेचर का इफेक्ट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप टेंपरेचर का इफेक्ट देख रहे हो तो प्रेशर को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने टेंपरेचर को चेंज किया और आपने कहां पर इफेक्ट देख लिया कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है या कम हो रही है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए फैक्टर हैं उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हो।